नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम कुमार दीक्षित है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन 13 मई 2023 का। जो आज हम न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, ये जो न्यूज़ है, मैं इसमें थोड़े से जो इन्फॉर्मेशन होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा कि ताकि एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इशू का वो आपको एकदम क्लियर रहे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज एंड वी विल रीड अबाउट द इन्फ्लेशन एंड देन इकोनॉमी में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं जिसके ऊपर फोकस करूंगा। एक है इन्फ्लेशन, दूसरा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं हमारे इकोनॉमी के। इसके बारे में डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा हिंडनबर्ग केस के बारे में, अडानी के बारे में, क्या हुआ था जनवरी में, अब क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिपोर्ट कंसिडर करेगी, सेबी को एक्सटेंशन किस कंडीशन पे देगी, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर मैं मूव करूंगा एडिटोरियल पे, जहाँ पे हम देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल है अबाउट द सोशल एक्सपेंडिचर, सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया एंड क्या उसका स्टेटस रहा है पिछले कुछ सालों में। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज़। फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक और भी अच्छी न्यूज़ है अबाउट द डिफॉल्ट बेल, वो इम्पोर्टेंट होगा आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। एंड देन मॉडल प्रिजन एक्ट, again that we will discuss here. So let's start with the news. The first is inflation slips to an 18-month low of 4.7%। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, ये नंबर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, 4.7%। ये नंबर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 6% के नीचे है नंबर। अगर यही नंबर 6% के ऊपर होता तो अभी ये बातें होने लगती कि शायद आरबीआई जो है वो अगले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रेपो रेट को बढ़ा दे। ऐसा क्यों करता है आरबीआई? तो देखिए, हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है इंडिया में वो है 4% ±2%। मतलब आरबीआई का जो इन्फ्लेशन, आरबीआई मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो एक इन्फ्लेशन बैंडविड्थ है वो 4% ±2% चलता है। दैट इज 2% से 6%। ना इन्फ्लेशन 2% के नीचे जाए, ना इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जाए। अगर ऐसा होता है तो आरबीआई को गवर्नमेंट को बताना होता है कि व्हाट वाज द रीजन दैट द इन्फ्लेशन इज स्टिल अबाउट 6% और बिलो 2%। नाउ लास्ट ईयर जब आप देखते हैं 2022, वो पूरा ईयर ऐसा गया है कि जब इन्फ्लेशन जो है वो 6% के ऊपर रहा है और रैपिडली आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया हुआ है। बट हम पिछले महीने से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये 6% के नीचे आया है। पिछले महीने हमने पहली बार पढ़ा कि इन्फ्लेशन जो है वो 6% के नीचे पहली बार आया 2023 में। अब जो इन्फ्लेशन है वो उससे भी नीचे आके 4.7% पे अभी अप्रैल में रुका हुआ है। ठीक है, तो इसका ये इंपॉर्टेंस है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पहला लाइन है दैट इज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब वो इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं इंडिया में? इसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो नंबर आ रहा है दोस्तों, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। एक और इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड एज होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये मंडियों का दाम बताता है। ठीक है, दैट इज वाई द नेम इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक, इसको रिलीज भी डिफरेंट एजेंसी करती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन रिलीज कर रहा है? दैट इज इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ध्यान देना, इट इज नॉट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट इज इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज कर रहा है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है एक बॉडी विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, द सेकेंड इज, अब ये नंबर देख लो कितना है, 4.7, स्टेइंग बिलो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6% टॉलरेंस थ्रेशोल्ड फॉर प्राइस राइज फॉर द सेकेंड सक्सेसिव मंथ। मतलब जो अप्रैल में मार्च का फिगर आया था इन्फ्लेशन का, वो भी 6% के नीचे था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें दैट वाज 5.9% इन मार्च एंड इट मॉडरेटेड फ्रॉम 5.5% टू 4.7% फॉर देयर रूरल काउंटर पार्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अर्बन इन्फ्लेशन जो है इट इज़ 4.85% और जो रूरल इन्फ्लेशन है इट इज़ 4.7%। उसके बाद जो फूड प्राइस इंडेक्स है
ये भी, इसका भी दाम काफ़ी गिर गया है, इट इज़ 3.84%। नाउ यहाँ पे इकोनॉमिस्ट आर सेइंग कि भाई ये जो हुआ है इसमें बेस इफेक्ट का भी कुछ ना कुछ रोल है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बेस इफेक्ट का क्या रोल है, व्हाट इज़ बेस इफेक्ट? समझो कि अप्रैल 2022 में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेशन अगर करते हैं तो क्योंकि अप्रैल में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, मे बी अराउंड 7%, तो अगर थोड़ा सा भी प्राइस कम होता है तो क्योंकि लास्ट ईयर आपका प्राइस बहुत ज़्यादा था तो उसके प्रपोर्शन में ऐसा दिखता है कि हाँ जो रेट है जो वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। दैट इज कॉल्ड एज बेस इफेक्ट। फाइन। सो बेस इफेक्ट इज़ वेरी सिंपल। जैसे कि मान लीजिए कि इफ़ यू हैव 2/4 एंड यू हैव 2/8, ओके, तो कौन सा जो है कहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है? दैट इज 2/8। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो बेस है आपका डिनोमिनेटर वो ज़्यादा है। तो इसी तरीके से अप्रैल 2022 में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, अब इन्फ्लेशन जो है कम हुआ है। तो जब हम उसको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के हिसाब से तो वो बेस इफेक्ट की वजह से काफ़ी कम दिखता है। उसके बाद अगर आप देखें, however there are certain risk also. There is higher inflation in pulses, personal care products, as well as persistent sharp uptick in prices of items such as cereals and milk pose a worry, but vegetable prices are expected to see a seasonal surge. तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है। द नेक्स्ट इज हिंडनबर्ग केस। सुप्रीम कोर्ट में गिव 3 months टू सेबी टू फिनिश द प्रोब। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी को वो एक्सटेंशन दे सकती है, but before that it will go through a report submitted by an expert committee which was itself established by Supreme Court under the chairmanship of Justice Abhay Manohar Sapre on Hindenburg's Foundation's allegations of manipulation of share prices and fraud against the Adani Group before taking a call on the request by Securities and Exchange Board of India to grant it a minimum of 6 months to complete its investigation। ये एक इशू है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। हम चलते हैं जनवरी 2023 में। अब देखिए जनवरी 2023 में क्या हुआ। हिंडनबर्ग ग्रुप है, एक यूएस में बेस्ड है। दिस इज द ग्रुप विच स्पेशलाइजेस इन शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। अब आप पूछेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन वो स्टॉक को बोरो करेगा, ठीक है, खरीदेगा नहीं, बोरो करेगा। तो समझो कि उसने बोरो किया, उस वक्त स्टॉक का दाम चल रहा है 10 रुपये। बाद में ये स्टॉक को बोरो करने के बाद ये तुरंत मार्केट में बेच देगा, कितने रुपए में? 10 रुपये में। अब समझो कि शाम को इस स्टॉक का दाम गिर गया, ठीक, 10 से 7 रुपये हो गए। अब शाम तक इसने स्टॉक बोरो किया है किसी से, तो उसको ये स्टॉक शाम तक लौटाना है। तो अब ये क्या करेगा कि 7 रुपये में ये स्टॉक खरीद लेगा और ये बेच देगा। तो इसने बेचा कितने में? 10 रुपये में। खरीदा कितने में? 7 रुपये में। दिस इज, उसको प्रॉफिट हुआ 3 रुपये का। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि जो शॉर्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं, हाउ दे अर्न देयर प्रॉफिट व्हेन द शेयर प्राइसेस गो डाउन। तो दैट इज हिंडनबर्ग ग्रुप। तो इसने एक रिपोर्ट निकाला विच अलेज्ड कि जो अडानी ग्रुप है, इट हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन मैनिपुलेशन ऑफ शेयर प्राइसेस एंड फ्रॉड इन द स्टॉक मार्केट। मतलब कि जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो एग्जैक्टली राइट वैल्यूएशन नहीं है। जैसे ये रिपोर्ट आया तो ये रिपोर्ट एक क्रूशियल टाइम में आया। वो क्रूशियल टाइम क्या था कि अडानी ग्रुप जो है वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर निकाल रही थी, करीब 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में कि यहाँ पे लिस्टिंग के बाद जब कंपनीज के प्रमोटर्स या होल्डर्स जब अपने शेयर्स को डाइल्यूट करते हैं टू रेज मोर इन्वेस्टमेंट, उसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आने से, ये होने से पहले ही रिपोर्ट आ गई। तो जैसे रिपोर्ट आई तो अडानी ग्रुप ने इसको विड्रॉ किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा कि आप एंटायर रेगुलेशंस देखो कि कहाँ पे क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है कि दैट द कंपनी इज इन्वॉल्व इन मैनिपुलेशन ऑफ शेयर प्राइजेस एंड फ्रॉड। ओके, साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और कमेटी बैठाई अंडर जस्टिस अभय मनोहर सापरे टू इन्वेस्टिगेट दिस अडानी इशू। तो अब वो सबमिट हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको स्टडी करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि सेबी को
3 मंथ का जो है एक्सटेंशन देना है या नहीं देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं सेबी में। सेबी क्या है? तो इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया, यू कैन से इट कैपिटल मार्केट ऑल्सो। तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज एस्टेब्लिश अंडर सेबी एक्ट 1992। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1988 बट द एक्ट केम इन 1992 आफ्टर हर्षद मेहता स्कैम एंड द करंट चेयरमैन इज मदाबी पुरी बुच। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लेते हैं। वेलफेयर स्पेंडिंग हैज़ बीन गेटिंग अ रेगुलर प्रोनिंग। प्रोनिंग का मतलब कम करते रहना। यहाँ पे जो जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे वो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के स्कीम्स डिस्कस हुए हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे। पहले हम ये समझते हैं, एक होता है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टेट का जो रोल होता है वो ये होता है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने पॉपुलेशन का, अपने सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए। ठीक है, उनको असिस्ट करे ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, उनको बेसिक सर्विसेज जो है वो अवेलेबल कराए। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट है ये कहाँ से आता है? तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें जब आप पार्ट 4 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSP। ये DPSP में जो चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई हैं, इट इज़ अबाउट द वेलफेयर स्टेट। So India becomes the welfare state because it casts obligations on the state to ensure the welfare of its citizens. That is defined in DPSP. अगर आप फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। अगर आप इफ़ यू विल सी द फंडामेंटल राइट्स विच आर मेंशन्ड इन पार्ट 3, इट गिव्स यू सिविल राइट्स। कौन सा राइट्स मिलता है आपको यहाँ पे? सिविल राइट्स। बट आप DPSP की बात करते हैं तो DPSP डज नॉट गिव यू सिविल राइट्स। ठीक है, DPSP गिव्स इज अबाउट सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। फाइन, सो एनी स्टेट विच गिव्स सोशियो इकोनॉमिक राइट्स टू इट्स सिटीजन इट इज कॉल्ड एज वेलफेयर स्टेट। बट हमारे इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें पार्ट 3 और पार्ट 4 में एक फंडामेंटल डिफरेंस था, दैट इज विच इज जस्टिसिएबल पार्ट, विच इज नॉट जस्टिसिएबल पार्ट। मतलब अगर स्टेट ने अगर किसी राइट का उल्लंघन किया तो आप सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को मूव कर सकते हो फॉर द वायलेशन ऑफ योर राइट्स। ओके, और किस नॉन जस्टिसिएबल का मतलब कि जब स्टेट के पास रिसोर्सिस होगा तब वो उसको पूरा करेगा, अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो आप कोर्ट को मूव नहीं कर सकते। सो द जस्टिसिएबल पार्ट इज पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स एंड द नॉन जस्टिसिएबल पार्ट इज DPSP। ठीक है, अब हम आते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर। तो अगर आप देखें यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं बस उन्हीं के बारे में बहुत ज़्यादा बात करूँगा। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2, these are the programs aims to address child malnutrition and hunger। ठीक है, तो अगर देखें 2021-22 में तो आंगनवाड़ी प्रोग्राम जो है that is ICDS Integrated Child Development Scheme which was launched in 1975, it was merged with Poshan Abhiyan। Okay, then if you will see the allocation, it has went down from 0.13% of GDP to 0.07% in 2023-24। फाइन, तो ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोग्राम है, तो इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, अब हम देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा। अब यहाँ पे देखिए, द परसेंटेज ऑफ एनेमिक, अंडरवेट एंड स्टंटेड चिल्ड्रन इन इंडिया इज 67। मतलब एनेमिक का प्रोपोर्शन कितना है? 67, अंडरवेट 32%, स्टंटेड 36%, विच इज़ अमंग द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप इंडिया की रैंकिंग देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो कितनी रैंकिंग थी अभी रिसेंटली 2022 में? 107। ओके, एंड इंडिया वाज कैटेगराइज्ड इन सीरियस कैटेगरी। अब हम आगे चलते हैं। अब एक और स्कीम है मिड डे मील स्कीम, जिसका अभी नाम चेंज करके PM पोषण स्कीम कर दिया है। इट कवर्स 12 करोड़ चिल्ड्रन
एविडेंस हैज शोन, हमारे पास एविडेंस है कि इस स्कीम का एक पॉजिटिव आउटकम रहा है कि आप स्कूल जाएं, आपको मिड डे मील मिलेगा. सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड द क्लास अटेंडेंस, लर्निंग एज वेल एज न्यूट्रिशनल आउटकम्स. ऑल्सो इट हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द स्टंटिंग इन द चिल्ड्रन. बट इसका भी बजट एलोकेशन कम हो गया है. यहाँ पे नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. फाइन. सो द बजट एलोकेशन फॉर MDM हैज़ डिक्रीज बाय 50% एज अ शेयर ऑफ GDP फ्रॉम 0.08 टू 0.04. उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ब्रेकफास्ट एट स्कूल प्लान था उसको भी स्टॉप किया. बट तमिलनाडु ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया एंड देन हैव बीन अ गुड रिजल्ट. Then the next program is Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, which provides maternity benefits at conditional cash transfer of ₹5,000 to women in unorganized sector. फाइन. अब इसका भी अगर आप देखेंगे जो स्कीम है इसको रन करने के लिए 14,000 करोड़ की ज़रूरत है. बजट एलोकेशन 3,000 करोड़ है. अब हम आते हैं मनरेगा के ऊपर. ठीक है, मनरेगा एंड फूड सब्सिडी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हैव आल्सो डिक्लाइंड एज अ शेयर ऑफ GDP सिंस 2014. अब यहाँ पे देखिए मनरेगा के बारे में बताया है. मनरेगा राइट टू लाइवलीहुड. सो इट गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. देखो, नॉट टू एवरी रूरल पर्सन. यहाँ पे जो चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है एक तो 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. ठीक है. उसके बाद NFSA जो है it provides subsidized grains to over 80 करोड़ people. फाइन. अगर हम इन दो प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो मनरेगा का जो शेयर है ओके वो 0.26% से 0.2% तक पहुंच गया है. एंड फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ओके ये ऊपर गया क्योंकि थोड़ा पेंडेमिक ईयर चल रहा था, तो 0.65% से 0.94%. फाइन. तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो मनरेगा है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दैट इज द पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट, दे आर की टू अवॉइड एनी डिजास्टर ड्यूरिंग द पेंडेमिक. और अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 टाइम पे गवर्नमेंट ने इन दो प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था. फाइन. तो वी विल सी द मनरेगा में 8.55 करोड़ हाउस होल्ड्स आर देयर हु आर गेनिंग द एम्प्लॉयमेंट. और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देयर वाज अपटेक ऑफ 93 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स. ठीक है. But since 2020-21, the allocations for both the programs have declined as a share of GDP. अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं ओके फॉर प्रोवाइडिंग पेंशंस टू विडोज, एल्डरली पीपल, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हु ऑल आर बिलो पॉवर्टी लाइन. अब इसका जो शेयर है ऑफ GDP इट हैज़ वेंट डाउन फ्रॉम 0.06% टू 0.03% इन 2023-24. Then if you will see the central expenditure on school education, primary and secondary, it has steadily declined from 0.37 in 2014-15 to 0.23% in 2023-24. अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट हेड में, दैट इज हेल्थ. हेल्थ में देखिए क्या है. Healthcare expenditure, unlike others, it rose under the NDA government, but the share of central health expenditure went up from 0.25 to 0.3% this year. तो हमारा हेल्थ स्टैटिस्टिक्स भी आया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जिसको रिलीज़ किया था, उसमें भी ये बताया गया कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा हुआ है. फाइन. बट इफ़ यू विल सी द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट बाय यूनिसेफ, इंडिया हैज़ द लोएस्ट वैक्सीनेशन रेट्स इन साउथ एशिया. And India's out-of-pocket expenditure on health remains much higher than the global average, pushing millions into poverty each year. Okay? अब हम आते हैं HDI के ऊपर, stagnant HDI rank. ठीक है. तो जो HDI अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, which is released by the United Nations Development Program and it is the part of Human Development Report. Human Development Index में 3 चीज़ें देखी जाती हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. And we use 4 indicators: expected year of schooling, mean year of schooling, then health को हम कैसे देखते हैं, expectancy, life expectancy at birth, and standard of living कैसे देखते हैं, per capita income. उसमें इंडिया का रैंक 132 है. ओके. सो इफ़ यू विल सी दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो अभी भी मीडियम लेवल में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और उसकी जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा एक मीडियम रैंकिंग में स्टेबल हो चुका है. सो इफ़ वी वांट टू
improve India's ranking in HDI. So here the author says कि हमें अपनी जो welfare spending है या social expenditure है as the percentage of GDP, we should increase that. Okay. तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा डेटा है, that is the budget allocation for social security programs. Okay, it has decreased from 4.3% of GDP to just 1.5%. The next is Supreme Court tells court not to rely on April 26 order on default bail. So what is default bail, पहले ये समझ लेते हैं. हम अगर CRPC में सेक्शन 167(2) देखें, so an accused जो है it is entitled to default bail if the investigating agency fails to file a final charge sheet within 60 days from the date of remand. फाइन, बट किसी किसी कैटेगरी में ये जो चार्ज शीट है ये 90 डेज के अंदर फाइल होनी चाहिए. अगर ये नहीं होता है देन द एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू अ डिफॉल्ट बेल. फाइन. तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है अप्रैल 26 का जो जजमेंट था, दैट इज इन रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. देयर the Supreme Court has held that the central agencies cannot deny accused person their right to default bail by filing multiple supplementary charge sheet and seeking renewed custody. तो यहाँ पे दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जजमेंट. ठीक है, अगर 60 डेज या किसी किसी केस में 90 डेज में अगर चार्ज शीट फाइल होना है तो होना है. सप्लीमेंट्री चार्ज शीट आप फाइल करके कस्टडी बढ़ा नहीं सकते. ठीक है. So here the Supreme Court says that the judgment held that the right of default bail under section 167(2) of the CRPC is not a statutory right but a fundamental right that flows from article 21 of the constitution, that is right to life. Fine. अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया. अब अगर हम आर्टिकल 141 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इट सेज दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन इंडिया. बट नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड that the lower courts they will not rely on Ritu Chhabria judgment while granting the default bail. They can grant default bail but independent of the judgment in Ritu Chhabria case. So yeah, अगर यहाँ पे देखें, so we clarify that the interim order of this court on May 21, 2023 shall not prelude any trial court or high court from considering an application for grant of default bail under 167(2) of CRPC independent of and without relying on the judgment of April 26, 2023, that is Ritu Chhabria case. The next is Center prepares new Model Prison Act with focus on reform. तो यहाँ पे Ministry of Home Affairs हैं, they are proposing a Model Prison Act 2023. Why the Ministry of Home Affairs is coming up with a Model Prison Act? खुद ही क्यों नहीं निकाल देती और सारे जेल्स को रिफॉर्म कर दे? तो इसके लिए क्योंकि प्रिजन्स जो होती हैं ये स्टेट सब्जेक्ट होती हैं. तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे विल कम आउट विद द मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023. नाउ इट विल बी ऑन स्टेट्स टू फॉलो दिस मॉडल एक्ट फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. तो अब इसमें जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ जेल इनमेट्स. अब देखिए इसमें सुविधाएं क्या क्या होंगी. It will be like provisions of punishment for prisoners and jail staff for use of prohibited items such as mobile phones in jails, establishment and management of high security jails, open jail, and provisions for protecting the society from the criminal activities of hardened criminals and habitual offenders. Second, it also contains provisions for providing legal aid to prisoners, which is very important, and parole, furlough, and premature release to incentivize good conduct. Now this model act, it will replace the Prisons Act which was passed in British area, that is Prisons Act of 1894. Okay, then the Prisoners Act 1900 and the Transfer of Prisoners Act 1950. So जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था that it will serve as a guiding document for the states and for adoptions in their jurisdiction. तो यहाँ पे states हैं जो finally इस act को pass करेंगे. The next is Cyclone Mocha. So Cyclone Mocha to be severe but little threat to India. So Cyclone Mocha, the name Mocha is being given by Yemen, which is now currently developing in Eastern Bay of Bengal. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप इंडिया में देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल में जो है वो प्री मानसून और पोस्ट मानसून दोनों टाइम साइक्लोन्स आती हैं. ठीक है, तो अभी ये प्री मानसून वाला सीजन चल रहा है और इस सीजन का ये पहला साइक्लोन है. ओके, सो मोचा को जो क्लासिफिकेशन मिला है दैट इज वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड इट इज फॉर्मिंग ओवर सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एंड देन इट विल स्टार्ट
मूविंग नॉर्थ ईस्टवर्ड, मतलब यहाँ पे डेवलप हो रहा है और ऐसे मूव करेगा इंडिया की तरफ। Right? अब यहाँ पे देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इट हैज़ अ 5 स्टेप क्लासिफिकेशन फॉर साइक्लोन्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज with the weakest classified as cyclonic storm, जिसका स्पीड होता है 65 to 68, and the strongest is super cyclonic storm, that is more than 222 km per hour. Then extremely severe cyclone is just one grade below a super cyclonic storm. Then the parts of India which are being impacted by cyclone Mocha, so एक तो obviously Andaman and Nicobar Island, then Tripura, Mizoram, Nagaland, Manipur, and South Assam, they are likely to receive significant rainfall. Now coming to the world, so the first important news is appointment of new CEO for Twitter. So Elon Musk has confirmed that the new CEO for Twitter will be NBC Universal's Linda Yaccarino. यहाँ पे बस ये नाम बस देख लीजिए, हमारे लिए बस यही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद द नेक्स्ट इज कैलिफोर्निया सीनेट बिल passes bill banning caste discrimination. So the California Senate, okay, has passed a legislation seeking to ban caste discrimination in America. So this bill, it was introduced by Aisha Wahab, who is the first Muslim and Afghan American elected to the state legislature. She introduced the bill last month. Then this bill, it provides protection to those who have been systematically harmed due to caste bias and prejudice, and then it also provides firm legal consequences for those seeking to avoid responsibility or ramification for permitting participating in caste discrimination and caste based violence. अब यहाँ पे इंडियन अमेरिकन की बात है, तो मैंने इंडियन अमेरिकन दे फियर दैट कोडिफाइंग कास्ट इन पब्लिक पॉलिसी विल फर्दर फ्यूल इंस्टेंसेस ऑफ हिंदू फोबिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स। द नेक्स्ट, चाइना हैज अपॉइंटेड एन एनवॉय फॉर अ पीस एफर्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो यहाँ पे अभी के लिए बस एक नाम इंपॉर्टेंट है, ली हुई, ओके। तो ये नाम आप बस रख लीजिए, दैट ही इज चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर रिलेशन अफेयर्स एंड फॉर्मर एम्बेसडर टू मॉस्को, who will visit different countries in Europe to start the diplomatic process between Ukraine and Russia to stop the war. The next is Index of Industrial Production. Again, this is released by NSO. इसमें जो core sector का contribution होता है वो होता है 40.27%. So according to this, the industrial output growth has slid to a 5-month low of 1.1% in March. As जो sectors है जो नहीं एक्सपांड करना है इतने तेजी से, दीज आर इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स, ओके, दे हैव रिकॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्शन, एंड मैन्युफैक्चरिंग हैज जस्ट एक्सपेंडेड 0.5%. बट माइनिंग का आउटपुट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, दैट इज 6.8. देन कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इट हैज रोज 8.1 and 5.4%. The next is aviation leasing watchdog puts India on watch list for NCLT's go first order. हमने परसों किया था डिस्ट्रेस इन एविएशन सेक्टर, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि एक जो एविएशन सेक्टर इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो ये है लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स का कंपनीज का 15% ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट होता है, एंड 80% ऑफ द एयरक्राफ्ट इन इंडिया इज लीज्ड. सो नाउ आफ्टर द गो फर्स्ट मोरेटोरियम, NCLT ने मोरेटोरियम इम्पोज किया है. सो देयर आर मैनी लेसर्स हु वांट देयर एरोप्लेन्स बैक, ओके, बट सिंस द मोरेटोरियम हैज बीन imposed, so that process is not taking place. So over here if you will see that the aviation working group which oversees implementation of the Cape Town Convention and its aircraft protocol, which to which India is a signatory, तो इस treaty में है to facilitate financing and leasing of aviation equipment. So यहाँ पे जो इंडिया का जो आउटलुक है उन्होंने नेगेटिव कर दिया है, because the lessors they cannot take their aircraft from Go Air after it has been imposed on moratorium by NCLT order. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.